यमुना भारतवर्ष में लगभग 1370 किलोमीटर का सफर तय करती है। यमुनोत्री से बहकर संगम में जाकर मिल जाती है। इसी बीच वो दिल्ली से भी गुजरती है, लेकिन जब दिल्ली से गुजरती है तो वो अपने आप को कई बार कोसती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मेरी इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, इस वक्त हम यमुना में मौजूद हैं। यमुना करीब अगर जगह की बात करें तो निगमबोध घाट नंबर 15 पर मौजूद है। और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद है। वो गेस्ट जो हैं वो आज हम आपको सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर हम आपको दिखाते हैं काला पानी है, कितना गंदा पानी है, क्या हालात हैं यमुना के, लेकिन आज हम साइंटिफिकली बात करेंगे आखिर क्या मौजूदा स्थिति जो है वो यमुना की बनी हुई है, कितनी पॉल्यूटेड यमुना है, कितनी प्रदूषित है और क्या इस यमुना का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ समीर भाटी, डॉक्टर समीर भाटी जी मौजूद हैं, खास गेस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और तमाम जानकारी जो है वो इस विषय पर रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। समीर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जी, इस वक्त हम क्योंकि किनारे पर मौजूद हैं यमुना के, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो गंदगी यहीं पर नजर आ रही है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार चारों तरफ दिखाएं किस तरीके से किनारे पर कूड़ा कचरा जो है वो इकट्ठा हो गया है और सबसे ज्यादा काला पानी जो है वो यहीं पर नजर आता है। तो एक ही यमुना है लेकिन इसके कई रूप देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वजीराबाद में आज गए, वहां पे हमने देखा ट्रांसपेरेंट पानी नजर आ रहा है। वही हम जब यहाँ पर मौजूद हैं, बैंक्स की बात करें, किनारों की बात करें, एकदम काला पानी है। आगे देख रहे हैं तो थोड़े हालात सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ऐसा क्यों है? बिल्कुल, देखिए, जब पानी के कलर की हम बात करते हैं तो जैसे आपने ट्रांसपेरेंट कलर की बात की, तो अगर ज्यादातर हम देखकर पानी का कलर वैसे बता सकते हैं। जैसे आप अगर हम देखेंगे आगे का थोड़ा पानी दिख रहा है वो आपको ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि उस तरफ ग्रीनरी है, उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ रहा है। फिलहाल हम जैसे किनारे के ऊपर हैं, यहाँ पर पानी हमें बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। तो वो बट अदरवाइज आइडियली कलर हम अगर बात करें पानी का एक्चुअल में आपको देखना चाहिए, तो हम कैसे देखते हैं कलर? किसी भी पानी का आप सैंपल लेंगे, जैसे लेने के बाद आप देखेंगे, अगर किसी भी आप उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर डालेंगे तब आपको उसका एक्चुअल कलर दिखाई देगा। तो जैसे हम इसमें डालते हैं, अगर बीकर में डालते हैं, ये हमने जैसे सैंपल लिया है अभी, हालांकि हमने इसको ऊपर ऊपर से लिया है, तो ये आपको थोड़ा डस्टी कलर सा दिख रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ब्लैक कलर, पर ये ट्रांसपेरेंट कलर तो नहीं है, कलर का डस्ट है। अब दूसरा अगर इसके अंदर हम देखें तो देखिए, जैसे रिवर पानी की अगर हम बात करें तो बाहर जिस तरह से हम चेक करते हैं पानी के अंदर, तो कई तरह के पैरामीटर चेक करते हैं, क्योंकि पानी में कई तरह की, खाली ये नहीं होता है कि पानी आपको दिखने में कैसा दिख रहा है, बट अभी जैसा हम सफाई की भी बात कर रहे हैं तो हम पानी में से बहुत सारी चीजों को निकाल रहे हैं। वो तो सिर्फ एक ऊपरी तौर पे हम जो पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं मोटे तौर पे, जो गंदगी, उसको हम निकाल पा रहे हैं, पर पानी में जो चीज घुल गई है उस चीज को तो टेस्ट के जरिए ही जांच किया जा सकता है। तो जैसे फिलहाल इस तरह की टेस्ट जब किया जाता है तो उसमें 23 से ज्यादा पैरामीटर्स उसके अंदर देखे जाते हैं पानी के अंदर। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पर टेस्ट 30 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी पानी की जांच, जिनके बूते पर हाँ हाँ हाँ, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है, क्योंकि देखिए पानी या नदी की जब बात करें, रिवर वाटर की बात करें, तो वो पानी बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है। कि देखिए आपने देखा होगा कि इस पानी का इस्तेमाल अगर हम बात करें तो ट्रीट करके इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी का इस्तेमाल लोकल स्थानीय लोग कई बार इसको नहाने के लिए यूज करते हैं। इसी पानी का इस्तेमाल अगर हम जैसे देखें, कुछ हमें बर्ड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो एक्वेटिक लाइफ, मतलब इस पानी में भी एक लाइफ है, जो फिश हो गई। जैसे पहले बहुत ज्यादा यमुना में फिश वगैरह हुआ करती थी, पर वो नहीं होती, तो वो उनके लिए भी तो बहुत सारे फैक्टर्स जैसा हम देखें कि वो पानी पे डिपेंड करते हैं। तो अभी फिलहाल जैसा देखें कि क्योंकि पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी खराब हो गई है, उस वजह से वो सारी लाइफ खराब हो गई है। खास तौर पे अगर हम जैसा देखें कि जैसे पहले बहुत ज्यादा इसमें फिश वगैरह हुआ करती थी, मछलियां, तो उसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर जांच करते हैं कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कैसी होती है। मतलब पानी के अंदर वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इसलिए चाहिए कि इसके अंदर जो मछलियां हैं या जो एक्वेटिक लाइफ है
वो सरवाइव हो सकते हैं कि नहीं। पर वो जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी आजकल पानी के अंदर इसमें फिलहाल अगर इसकी बात करें, जैसे आपने बताया कि 1300 किलोमीटर यमुना ट्रेवल कर कर आ रही है, यहाँ तक पहुंच रही है। पर अगर हम वैसे देखें तो बीच में जितने भी पड़ाव पड़ते हैं तो जो सबसे ज्यादा दूषित पानी है वो ये 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर में ही पड़ता है, और उसी में ये सारे जो 23 पैरामीटर है ये सभी अफेक्टेड है। कुछ दिन पहले चर्चा में आया था अमोनिया, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो वो अमोनिया की मात्रा भी इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ज्यादातर कुछ जगह पर देखें तो आपने देखा होगा कि वो झाग बन जाते हैं उसके अंदर, तो वो भी दिल्ली वाला जो 20 किलोमीटर का हमारा दायरा है उसी में देखा जाता है। तो जैसे अभी फिलहाल हमने ये किनारे से पानी लिया है, तो इस किनारे से पानी में वैसे तो हम ये 22-23 पैरामीटर सब जांच कर सकते हैं लैब में, पर कुछ अगर चीजें देखें बेसिक सी, क्योंकि देखिए आमतौर पे अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो वो सिंपली अगर समझ पाए तो वो टीडीएस समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए वो टीडीएस, हम जब पीने का पानी की बात करते हैं तो उसमें हम टीडीएस देखते हैं, हमारे घरों में पानी की बात करें, और टीडीएस का एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है कि भाई इतना टीडीएस तक ही आप पानी पी सकते हो। कि जैसे WHO के हिसाब से देखें तो हम 150 तक टीडीएस है या 200 तक टीडीएस है उसको पी सकते हैं। तो फिलहाल जैसे हमने ये देखिए किस तरीके से हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो अपने साथ जो है फ्लास्क और ग्लास जो है वो लेकर आए हैं, और पानी जो है वो हमने ले लिया है, और हम अब चेक करेंगे टीडीएस। और अक्सर टीडीएस तब चेक किया जाता है जब अगर ये पानी पीने लायक है, इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है, तो इसका पता अभी हमें थोड़ी देर में चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टीडीएस में क्या होता है कि टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, मतलब अगर टीडीएस बढ़ा हुआ होता है, जैसे हम 150-200 तक कहते हैं, पर अगर वो ज्यादा है तो वो ये दर्शाता है कि इसके अंदर कई तरह की मेटालिक और कई तरह की ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस तरह का ये टीडीएस मीटर होता है। तो जैसे ये सैंपल तो अभी हमने फिलहाल किनारे से लिया था, वो देखा था, और अब इसको हम इसमें ऐसा डिप करते हैं इस मीटर को, और इसको डिप करके थोड़ी टाइम के लिए हम इसको इसमें रखेंगे, और रखने के बाद हम यहीं पर इसको होल्ड करके इसको ब्लॉक कर लेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें टीडीएस वैल्यू आ गई है जो कि 1000 से ज्यादा है। आप देखिए तो टीडीएस वैल्यू जो है वो निकल के इसमें आ गई है, और जो पैरामीटर जो बताया था हमको अभी डॉक्टर समीर ने, वो बताया था 150। जो पानी जो है 150 अगर उसकी गुणवत्ता होती है तो वो पिया जा सकता है, लेकिन जो निकल के आया है टीडीएस मीटर के अंदर वो आया है 1000 से ऊपर। तो इससे जाना जा सकता है, और खासा क्योंकि जब बैंक्स की बात करें, जब किनारों की बात करें, क्योंकि लोग आते हैं और वहां पर ज्यादा गंदगी जो है वो देखने को मिलती है, और इस वजह से वहां का टीडीएस ज्यादा ही नापा जाता है, और इस वक्त का जो टीडीएस है वहां का वो 1000 से ऊपर आया है। एक्सपर्ट, कितना चिंताजनक है ये तो देखिए बहुत ही, जैसे टीडीएस का मैंने बताया, अब इसमें कई कारण हो सकते हैं कि अब वो टीडीएस किस वजह से बढ़ा है, पर ज्यादातर देखें तो कई तरह के मेटल्स, जो केमिकल्स की बात करें जो कि बहुत ज्यादा घातक है, मतलब जीव जंतुओं के लिए भी और ह्यूमन लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा। और एक हमने थोड़े टाइम पहले एक स्टडी करी थी कि यमुना के आसपास कई बार सब्जियां वगैरह इस तरह से उगाई जाती है, तो ये पानी तो अगर उस सिंचाई में भी इस्तेमाल किया जाए तो कई बार ये उसके जरिए फूड चेन में पहुंच जाता है, तो उस सब्जियों के अंदर भी मेटल मिला था। तो इस वजह से ये पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, किसी के लिए भी तो ये सुरक्षित नहीं है। तो फिर जी, कितना हानिकारक ये पानी हो सकता है अगर उसका जो टीडीएस है वो 1000 से ऊपर है? क्या कुछ हो सकता है हेल्थ इश्यूज? तो देखिए इसमें एक तो होता है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम, कि आप लंबे समय तक इस तरह के पानी को पीने के लिए सेवन कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो तो नहीं, इसमें एक्यूट प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर इस तरह का पानी अगर आप पी लेते हैं, एक्यूट का मतलब इमीडिएटली आपको लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, टाइफाइड, जॉइंटिस, तो ऐसी कई तरह की समस्याएं आपको थोड़ा सा अगर पानी आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाए तो हो सकता है। तो फिलहाल देखिए जैसे अभी हमने वहां से सैंपल लिया था, अभी अगर हम जैसे यमुना के बीचों बीच है और अभी सफाई का काम भी इधर चल रहा है, यहाँ बिल्कुल तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि सफाई का काम जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। इस वक्त हम ISBT की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यमुना के बीचों बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो ये मशीनरी कुछ समय से देखने को मिल रही है, इफेक्टिव हो सकती है ये सफाई के कार्य में? हाँ देखिए ऊपरी तौर पे तो ये अपना काम कर ही रही है कि ठीक है, जो
कई बार आसपास लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, कुछ सामान इसमें फेंक देते हैं, किसी ड्रेनेज से जो ये सामान आता है ये उसको तो निकाल देगी, पर जो पानी में घुल चुका है मेटल ये उसको तो क्लीन नहीं करेगी। तो उसके लिए तो फिर डिफरेंट तरह का, जैसा अभी हमने यहाँ से सैंपल लिया है, ये सैंपल हमने इसमें बीचों बीच लिया है नदी के। और अब अगर हम इस सैंपल को भी जांच करें, ये जो हमारा पहले वाला सैंपल था, अगर हम इसको वापस से फेंक देते हैं रिवर के, और अभी हम ये जो दोबारा से हम सैंपल ले रहे हैं इस बीकर के अंदर, और अब इस सैंपल को भी हम, इसका भी एक बार हम टीडीएस चेक कर लेते हैं। और इस तरह से जो पहला था इसको ऑफ करके फिर दोबारा से हम इसको ऑन करेंगे, और अब इसी टीडीएस मीटर की सहायता से हम इसका दोबारा से हम इसका टीडीएस देखते हैं। और इसका टीडीएस अगर हम देख के फिर इसको मेजर कर लेते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा तो इसमें हम फ़र्क देखने को नहीं मैं देख पा रहा हूँ। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 800 टू 900 के बीच में। जी जी दिखाएंगे तो हमारे दर्शकों भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे। जी 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 देखिए ये रीडिंग अभी जो वहां पर हमने ली थी, जो यमुना के किनारे पे जो हमने टीडीएस की रीडिंग ली थी वो 1000-1000 से ज्यादा थी, और यहाँ पर देखें तो लगभग 800 और 900 के बीच में आ रही है। तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं, पर हाँ ये है कि फर्क है, जैसे हम जाएंगे तो थोड़े थोड़े लेवल पे फर्क पड़ता है, पर वो भी खतरनाक है। और बीच में से जो भी सैंपल ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, देखिए अब बीचों बीच में पहुंच के जब हमने पानी का सैंपल लिया और उसके बाद जो उसका टीडीएस है तो खासा सुधार जो है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि पूरी ही यमुना प्रदूषित हो चुकी है। लेकिन कुछ जो बैंक्स की बात करें और बीच की रिवर की बात करें तो कुछ सुधार जो देखा जा रहा है, लगभग 800-900 के बीच में टीडीएस जो है वो दर्ज किया गया है। सर अगर बात करें तो हम क्योंकि साइंटिफिकली आज बात कर रहे हैं, तो क्या कारण है साइंटिफिकली, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है, कारण जो यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है? देखिए यमुना के अंदर जो भी ड्रेनेज हो रहा है, जैसा हमने देखा कि भाई ये 20-22 किलोमीटर के अंदर ही इसका जो लेवल है, जो पानी का क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है एक्वेटिक लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। तो ज़्यादा मेजर कारण देखें तो जो इसके अंदर ड्रेनेज आ रहा है वो ड्रेनेज की वजह से ये है। उसमें कई तरह के ऐसे केमिकल है जो ठीक तरीके से ट्रीट होकर फिर नहीं आ रहे, क्योंकि कई एसटीपी प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ ट्रीट होता है, तो वो ट्रीट होकर ठीक इसमें ड्रेन नहीं हो पा रहा, वो मेन कारण है। बीच में कुछ फैक्ट्रीज वगैरह भी हो सकती है, उन फैक्ट्रीज की वजह से भी, जैसे अभी अमोनिया लेवल बढ़ा था, उसके पीछे कई बार ज़्यादातर ये केमिकल कारण होता है। घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी हमारा पानी किसी भी तरह से इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होने के बाद जो दूषित पानी है वो इसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और बड़ा कारण है, पानी के अंदर हम देखें तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं एक, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तो अगर पानी के अंदर ज़्यादा है जितना होने चाहिए, तो वो हमारे नहाने के लिए भी ठीक नहीं है, बैदिंग के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप उसको किसी भी तरह से, जैसे ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि इसका इस्तेमाल वो नहाने के लिए करते हैं, पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो तय लिमिट से जब हम लैब में टेस्ट करते हैं सैंपल के, तो वो बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी उसी तरह की प्रॉब्लम आपको करती है। ई कोलाई हो गया, ये सब इसके अंदर देखा जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो देखिए दिल्ली और जो एनसीआर वगैरह एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो कई बार इस तरह के पानी का सेवन करने की वजह से जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे हमने अभी इसका टीडीएस चेक करके देखा पानी का, इस तरह से हम पानी का पीएच भी देख सकते हैं। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर हम पीने के पानी के अंदर देखते हैं कि भाई पानी कितना एसिडिक है या कितना एल्कलाइन है। तो ज़्यादातर यमुना के घाट के आसपास लोग जैसे रहते हैं, ये सब रहते हैं, तो अगर वो किसी भी तरह से इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए या पीने के लिए, तो अगर आपका पानी एसिडिक है बहुत ज़्यादा, या आपका पानी बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, तो ना तो वो पीने के लिए सुरक्षित है, ना ही नहाने के लिए सुरक्षित है। तो हम अब इसका पीएच भी टेस्ट करके देखते हैं। तो अब अगला कदम, अब हम लोग टीडीएस हमने चेक किया और टीडीएस में ये पानी पास नहीं हुआ है, और दोनों ही जगह से हमने जब पानी लिया तो उसका टीडीएस जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ा हुआ निकला है। और अब हम पीएच जो है वो चेक करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं बीचों बीच से, और इसका पीएच लेवल जो है वो अब चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से वेसल में
जो पानी है हमने यमुना का वो ले लिया है। इसके बाद अब जो अगला स्टेप है वो हम पीएच जो है वो चेक करने जा रहे हैं। देखिए जो पीएच हम करते हैं, ये पीएच के लिए इस तरह की स्ट्रिप्स होती है और इसमें देखा जाता है। अब इस स्ट्रिप को अगर हम इसमें पानी के अंदर डिप करेंगे पहले, तो ये जैसे हमने इसको डिप किया और इस तरह से हम डिप करते हैं और डिप करने के बाद हम इसका कलर धीरे धीरे देखते हैं कि इसके कलर में किस तरह का बदलाव आ रहा है, तो इसके ज़रिए इसमें देखा जाता है। तो पानी का देखिए जो पीने के लिए सुरक्षित होता है पानी, या नॉर्मल पीएच की हम बात करें तो वो 6 से लेके और 8 के बीच में और 7.5 के बीच के अंदर पानी होना चाहिए। ये जैसे रेड इसमें दिखाया गया है, तो अगर रेड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन। तो इस पानी की अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये एल्कलाइन की तरफ जा रहा है। तो ज़्यादा एल्कलाइन पानी है या बेसिक पानी है तो वो भी उतना ही खतरनाक है, हमारी स्किन के लिए भी खतरनाक है और हमारे ओवरऑल आईज में अगर जाता, आई, स्किन, हेयर सभी के लिए खतरनाक है। और इस तरह का पानी बिल्कुल जैसा हमने बात किया पीने युक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पानी अपने पीएच में भी फेल हो गया है और पानी का जो टीडीएस जैसा हमने देखा उसके अंदर भी फेल हो गया है। पर अगर बाकी हम इसका सैंपल लेकर जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि और किस तरह के पार्टिकल्स इसमें है। पर ज्यादा पर ये आप दिखाइएगा, देखिए कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे पानी को चेक किया जा सकता है कि पानी पीने लायक है या नहीं। 2 टेस्ट अभी हमने यहीं पर कर लिए हैं बोट में बैठकर, और कुछ टेस्ट जो है वो लैब के अंदर होते हैं। तो ये पानी जो है वो लैब भी भेजा जाएगा ताकि हमें ये चेक कर सके कि क्या हालात इस पानी के इस वक्त है और यमुना के इस वक्त है। सर अगर बात करें तो कितना इस वक्त हालत, अगर आपको रेट करना हो यमुना को, तो क्या रेटिंग आप देंगे इस वक्त के हालात देखते हुए पानी की? देखिए एक तो ये होता है कि चलिए आपका पानी पीने के लिए उस तरह से सुरक्षित नहीं है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक होता क्या है कि अगर उसमें कुछ इस तरह के पार्टिकल मिल जाएं, जैसे अगर हम बात करें कि क्रोमियम अगर आपका उसके अंदर आ गया, मरकरी उसके अंदर आ गया, फ्लोराइड आ गया, इस तरह के पार्टिकल हो गए, तो ये बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे जो कार्सिनोजेनक होते हैं, मतलब जो कैंसर होने का कारण बनते हैं। फ्लोराइड की अगर हम बात करें, फ्लोराइड अगर बच्चे, छोटे बच्चे आसपास वाले अगर वो इस तरह के पानी का सेवन करते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बोन ग्रोथ उनकी रुक जाती है, दांतों पर, बोन्स पर सीधा असर डालता है और कई तरह की ग्रोथ पर एंडोक्राइन डिसरप्शन करता है पानी अगर ये हमारे शरीर में किसी भी तरह से एंटर कर जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो वो कई तरह के करता है। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक और प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि इसमें कई तरह के कार्सिनोजेनिक फैक्टर है। और दूसरा देखिए, ये जो मैंने आपको बात की कि इसकी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, मतलब इस पानी के अंदर किसी भी तरह की एक्वेटिक लाइफ, मतलब फिश वगैरह और वो सब सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं सूरज तो वो पेनिट्रेट होता है, तो इसमें ऑक्सीजन पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएगी। इस तरह की जो लेयर इसमें पोल्यूशन की एक बन जाती है। तो इस वजह से देखिए ये जो बाहर से हम गंदगी निकाल रहे हैं, इसके साथ साथ एक्चुअल में इसको अंदर से जो पानी की क्लीननेस है, जो इसमें से टॉक्सिक मेटल्स है, वो बहुत ज्यादा निकालने जरूरी है। तो क्योंकि आप एक साइंस के बंदे हैं, मैं ये कह सकती हूँ, तो जैसे हमने देखा मशीन्स काम कर रही हैं, मशीन्स को उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो 3 साल का रखा गया है कि 3 साल के अंदर सफाई करनी है, तो ऐसे में एक्सपर्ट से भी बातचीत की जा रही है, जो ऑफिशियल्स है उनसे भी बातचीत की जा रही है, प्लान तैयार किया जा रहा है, एक्शन प्लान क्या कुछ किया जा सकता है। आपको क्या लगता है साइंटिफिकली क्या कुछ करने की जरूरत है इस वक्त यमुना को साफ करने के लिए? देखिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब इसका रूट कॉज क्या है। ये तो हम देख लेंगे कि इसके अंदर ये सब केमिकल अभी फिलहाल प्रेजेंट है। सोर्स में ज्यादातर हम देखें तो जो इसमें ड्रेन हो रहा है, किसी भी तरह की जो नाले हैं उनका पानी जो यमुना के अंदर आ रहा है, वहां पर हमें उस पानी को ही ट्रीट करके उसके बाद ही इसके अंदर वो पानी आना चाहिए। तब एक्चुअल में पानी का एक नेचुरल, जो हम कहते हैं ना, पानी का फ्लो बढ़ेगा। उसके बाद इसके अंदर कई तरह की जो इम्प्योरिटीज हम देख रहे हैं, तो रेगुलर लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी आसपास ट्रीटमेंट के प्लान है जिसके अंदर इस पानी को ट्रीट करके इसमें बहाया जाता है, वो ठीक तरीके से काम करें, वो बेहतर है। और अगर आसपास इस तरह की कोई और भी फैक्ट्रियां हैं आसपास के राज्यों के अंदर भी जहां पर इस तरह का पानी इसके अंदर मिक्स हो रहा है, पर अगर देखें भी तो देखिए ज़्यादातर जितनी भी रिपोर्ट आ रही है वो ये शो कर रही है कि
ओवरऑल जैसे 1300 किलोमीटर की जो हम बात कर रहे हैं कि यमुना के अंदर, और सबसे ज्यादा 20 किलोमीटर के अंदर ये प्रदूषित हो रही है। तो 75% जो प्रदूषण हो रहा है इसमें, 75 to 80% वो इस 20 किलोमीटर में ही हो रहा है। तो बड़ा कारण जो ये 20-22 किलोमीटर का है, पहले तो इसको ढूंढकर इसको करेक्ट करना जरूरी है, फिर ये वाली सफाई भी साथ के साथ चलती रहे। तो आई थिंक इस वजह से दूसरा, लोगों को अवेयर भी साथ के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भाई इससे इल इफेक्ट आपके हो रहे हैं उनसे वो किस तरह से अपने आप को बच सकते हैं। इस पानी को अभी फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ किसी भी तरह से हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फूड चेन में भी पहुंच जाता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो रेगुलर इसकी चेकिंग, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग वो होती रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रहेगा, एक वैल्यू रहेगी, हमारे पास मॉनिटर हम इसको करते रहेंगे, तभी हम उसको बार बार इसको जैसा हम करेक्ट कर रहे हैं पानी, और सरकार भी जैसे इस पानी को करेक्ट करने के अंदर, ठीक करने के अंदर लगी हुई है, वो पॉसिबल हो सकता है। आपने एक फ्लो की बात करी, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार दिखाएं, तो देखिए किस तरीके से जो फ्लो है पानी का वो काफी रुका हुआ नजर आ रहा है। ये यमुना बहती हुई तो नजर बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल एक स्टॉपेज लग गया है, मतलब बिल्कुल बहना बंद कर दिया है यमुना ने। और जिस तरीके से बता भी रहे थे जो यहाँ पर बोट राइड करवाते हैं, हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से काफी ज्यादा कूड़ा जो है वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बहाव रुक गया है यमुना का। हाँ, बहाव रुक गया, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के, यही जो हम बात कर रहे हैं कि लोग ये सब बहा देते हैं, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, ये सब बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो एक एक्चुअल में नेचुरल फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और कई जगह अगर आप देखेंगे कि कई जगह पर जैसे वो झाग वगैरह इसके, क्योंकि वो भी ड्रेनेज के जरिए इसके अंदर बहा दिया जाता है, तो कुछ इस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है। घर में होने वाले डिटर्जेंट्स वगैरह का इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है इसका। नॉर्मल अगर हम रीज़न देखें, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रेनी सीजन के अंदर फिर भी अगर हम उस समय जब जांच करके देखेंगे तो शायद थोड़ा ठीक मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर रेन वाटर भी मिक्स हो जाता है। कुदरत ही कुछ अपना असर दिखा पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट हमने लॉकडाउन के समय भी आकर यहाँ पर एक बार विजिट करा था, देखा था, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाहर ही रहते थे, तो उस समय भी पानी का स्तर काफी खराब, मतलब इस तरह से इतना खराब नहीं था। तो इस वजह से इसमें निश्चित तौर पे लोगों को भी जितना ज्यादा, अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक जो ये जर्नी है 3 साल की, इसको क्लीन करने की, इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। एक जैसे हमने अभी नॉर्मल सैंपल भी, क्योंकि टीडीएस लोगों को हम बार बार बता रहे थे कि किस तरह का, तो नॉर्मल जैसे ये पानी अभी हमने पीने वाली बॉटल में से लिया है, तो जैसे इसका भी हम एक बार टीडीएस देख लेते हैं। तो इस तरह से हम टीडीएस मीटर को इसमें डिप करेंगे, और जैसे हमने पहले देखा था, तो ये अब नॉर्मल वाटर के अंदर हमने टीडीएस जो है अब वो चेक करने की कोशिश की है। जो टीडीएस 1000 के ऊपर निकल रहा था, अब कोशिश करेंगे इसके जो नॉर्मल वाटर है उसका टीडीएस कितना होता है, जो नॉर्मल पानी है। जी जी 40 या 50 जो नॉर्मल पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये जो हमने ड्रिंकिंग वाटर की बोतल अपने पास जो हम पानी पी रहे हैं, तो ये 40 पानी है। तो 40 पानी और 1000 से ज़्यादा टीडीएस होना, तो हम समझ सकते हैं कि कितने तरह के इसमें हैवी मेटल्स और हानिकारक तत्व इसके अंदर मिले हुए हैं, जो कि किसी भी तरह से ह्यूमन लाइफ के लिए ठीक नहीं है। अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो हानिकारक कुछ तत्व होंगे जो अभी इस वक्त यमुना में मौजूद हैं, और उनसे कौन कौन से क्या जानलेवा भी हो सकता है वो? हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा है, मरकरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, फ्लोराइड इस पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इसके अंदर की जो होनी चाहिए वो नहीं है, ज़ीरो है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, सल्फाइड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भी देखें तो फिर और बहुत तरह के मेटल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, क्रोमियम की जैसे हम बात करें, जो कि कैंसर का कारण भी बनते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें ये समझनी ज़रूरी है कि हेड से लेके टो तक, सर से लेके पैर तक, कोई भी ऐसे हमारा बॉडी का ऑर्गन नहीं है जो इस तरह के दूषित पानी से अफेक्ट ना हो। तो इसमें सिर्फ सिंपल सी बात यही ध्यान रखना हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो किसी भी तरह से हमें इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इस पानी का अगर कई बार लोगों को लगता है कि शायद बॉयल करके हम कर लें तो वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, या कई बार क्लोरीन वगैरह डालकर भी पानी को पीने योग्य उपयुक्त बनाया जाता है। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि इस पानी के अंदर कई इस तरह की चीज़ें
मिली हुई है। जैसे हम माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो कि निश्चित तौर पे आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की बढ़ा देता है काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम बात करें तो वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेट से संबंधित समस्याएं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। ये हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए की जैसे हमने बात की, वो तो इमीडिएटली आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो ये पानी ना ही नहाने के अब काबिल बचा है और ना ही इसको पिया जा सकता है। और तस्वीर भी अगर हम आपको लगातार दिखाएं जिस तरीके से डॉक्टर समीर भी बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया नहीं जा सकता है। अगर आप आसपास का इलाका देख रहे होंगे, हमें जानकारी मिली, जो आसपास के लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि आसपास खेती जो है पहले की जाती थी, लेकिन क्योंकि अब ये पानी उस लायक नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसमें इतना प्रदूषित है, इसलिए जो खेती है आसपास की उसको भी बंद कर दिया गया है। तो लगातार चाहे आसपास के लोग हो जो यमुना पे निर्धारित थे, अगर बात करें पूरे भारतवर्ष की तो लगभग 5 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो यमुना पे निर्धारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और अगर दिल्ली की भी बात करें तो करोड़ों की जनसंख्या जो है दिल्ली की, वो इस यमुना पे निर्भर है। डॉक्टर साहब, ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा है क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या जो दिल्ली की है वो अभी भी इस यमुना पे निर्भर है, निर्धारित है और इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे पीने के लिए हम बात करें तो पीने के लिए पानी तो खैर वो दूसरी जगह से जहाँ से लिया जाता है उसके बाद उसको फिर ठीक तरीके से ट्रीट करके वो सप्लाई होती है। पर आगे आने वाले समय में जैसे हम नेशनल कैपिटल दिल्ली राजधानी की बात करें तो डिमांड इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पानी की, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत ज़्यादा जितना हो सके इसको फास्ट ट्रैक पे यमुना को जैसे क्लीन करने की हम बात कर रहे हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें देखिए रूट कॉज ज़्यादातर हम लोगों को कारण पता लग गए हैं, तो अगर हम स्पेशली उन कारणों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि साइंटिफिकली प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल नहीं है। दोबारा से हम जो इसके अंदर पहले एक्वेटिक लाइफ थी, आसपास जो ग्रीनरी थी, वो सब दोबारा से रिवाइव हो सकता है। तो इसमें ये सिर्फ हमें 20-22 किलोमीटर का जो दायरा है जहाँ पर हम देख रहे हैं इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी का सैंपल भी जैसे हम लेकर जा रहे हैं जिसके अंदर और भी अधिक जाँच करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अगर कहा जाता है जहाँ चाहा है वहाँ राह है, और इसी का अगर हम जिक्र करें, ये लाइन इसलिए मैंने कही क्योंकि काम जो है वो अब शुरू हुआ है, लेकिन ये सफर आसान होने वाला नहीं है। 3 साल का रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है जिसके अंदर सबसे पहले यमुना की सफाई है और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है, एसटीपीज जो लगे हुए हैं उन पे काम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है, जो क्योंकि जो नाले हैं दिल्ली में, बड़े नाले, लगभग अगर ऑफिशियल बात करें तो 18 नाले बताए जाते हैं, और अगर ऐसे बात करें नंबर्स की तो लगभग 40 ऐसे छोटे और बड़े नाले हैं जो यमुना जी में बहते हैं, और उसका असर हमें साफ देखने को मिलता है। एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखाएंगे किस तरीके से, अगर आप देखें तो कूड़ा कैसे यहाँ पर बहता हुआ यमुना जी में नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो कई ऐसे नाले हैं जो इसमें बहते हैं, और अगर इसी तरीके से ये नाले बहते रहे, सफाई जितनी भी चलती रहे, अगर नालों का पानी यमुना में आता रहेगा तो ये सफाई का असर जो है वो नजर नहीं आएगा। और इसी का जिक्र जो है, चाहे वो साइंटिफिक कोई इंसान हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, हर कोई इसका जिक्र कर रहा है कि कितना जरूरी है पहले उन नालों को बंद करना, उनका डायरेक्शन बदलना, या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि वो पानी पहले ट्रीट होकर ही यमुना में आकर मिले। और जिस तरीके से हमको जानकारी मिली, साइंटिफिकली आज हमने जाना है कितना हार्मफुल ये यमुना का पानी होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो हम देख रहे थे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है और अभी भी कि इस यमुना के पानी में लोग जो है वो स्नान करते थे, पूजते थे, लेकिन आज मैं देख रही थी आप भी जब वो पानी उठा रहे थे तो एक डर लग रहा था, उसको बच के निकाल रहे थे। कितना बदल गया वो समय। जी बिल्कुल, मुझे भी खैर पानी लेते हुए मुझे लग रहा था कि अगर वो ड्रॉप मेरी आंख में या किसी तरह से, तो क्योंकि
हम देख पाते हैं इस पानी को, जब हम जांच कर पाते, टेस्ट कर पाते, तो किस तरह के इसके अंदर हानिकारक तत्व है। तो मुझे भी अंदर से एक डर लग रहा था कि वो पानी को लेते हुए, और ये तो चीज़ें हमने बदलते हुए अपने सामने देखा है कि पहले किस तरह का इसमें, पर जैसे बीच बीच में रूप स्वरूप यमुना अपना बदलती रहती है, जैसा हमने देखा भी कि बारिश के अंदर, और अगर हम देखें जहाँ पर अभी हम फिलहाल बैठे हुए हैं, और इससे अगर हम 50 किलोमीटर पहले यमुना का जो रूप स्वरूप देखेंगे वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट होगा। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि क्योंकि इसका जो 1300 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इस तरह का नहीं है, और एक छोटी सी एक इसकी यमुना की जो जर्नी है वहाँ पर इस यमुना के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जैसे इसमें ज़्यादा, दिल्ली में ज़्यादा ये दूषित हुई है, तो ये दिल्ली ही अब इसको दोबारा से फिर से इस से निजात दिलवाएगी। बिल्कुल आपने जिक्र किया जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली जब पहुंचती है, जब देश की राजधानी पहुंचती है, तभी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। ये जो स्ट्रेच है 20 से 25 किलोमीटर का, सबसे ज्यादा प्रदूषित यमुना जो है वो यहीं पे पाई जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में ही आके होती है, तो ये जिम्मेदारी भी अब दिल्ली वालों की ही है कि इसको साफ रखना है, क्योंकि सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बेहद ज्यादा समझने की जरूरत है। हम आसपास से लोगों से भी हमने बातचीत करी और बताया उन्होंने किस तरीके से कई लोग जो बाहर से आते हैं, आसपास के लोग हैं, वो कूड़ा कचरा जो है वो यमुना में फेंक देते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, या फिर पूजा की सामग्री है जिसमें पन्नी अंदर मौजूद है, बॉटल मौजूद है, वो फेंक देते हैं। तो ऐसा करना जो है वो बेहद ज्यादा घातक जो है यमुना जी के लिए भी है, जिनको आप अपनी माँ मानते हैं, पूजते हैं, और आपके लिए भी है, क्योंकि ये पानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी जो है वो आप तक पहुंच सकता है। तो ऐसा ना करें और अपनी जिम्मेदारी जो है उसको समझें। और मैंने रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको एक जिक्र किया था, एक बात कही थी कि मैं ये कह रही हूँ कि यमुना अपने आप को पल पल कोसती होगी जब वो दिल्ली से गुजरती होगी। और इस चीज को मैंने इसलिए कहा, ये जो टेस्ट है ये इस चीज का प्रूफ है कि क्यों मैंने इसका जिक्र किया, क्योंकि इसका टीडीएस जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है, पीएच जो है वो भी जो नॉर्मल रेंज होती है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। यानी कि जो यमुना है अब एक परेशानी में है, वो खतरे में है, और इसका जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं हम आप लोग हैं, और ये जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी। और जिस तरीके से वादा किया गया है 3 साल के अंदर, बस आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि ये वादा किया गया 3 साल का, आपको क्या लगता है अगर साइंटिफिकली जानने की कोशिश करें कितना समय लग सकता है इसको साफ होने में? नहीं, बिल्कुल ठीक 3 साल का जो समय लिया गया है, पर हम रिजल्ट थोड़े समय में ही देखना शुरू कर देंगे कि जिस तरह से अब इसके ऊपर लोगों को भी अवेयरनेस, क्योंकि कई बार इस तरह की जो कैंपेन होती है उसमें जब तक लोगों को शामिल ना किया जाए तब तक उसमें थोड़ा और आगे चैलेंज और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और लोग भी समझ रहे हैं, और थोड़ा और अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा, और मैं समझ रहा हूँ इसमें थोड़ा सा उनको सब्स्टिट्यूट देने की भी ज़रूरत है कि जैसे इसमें वो कुछ चीज़ें जो बहा देते हैं किसी भी वजह से हम देखें, तो इसके आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने पड़ेंगे, डस्टबिन वगैरह, जहाँ पर वो एटलीस्ट डाल दें। तो ये कुछ और भी प्रैक्टिकल चीजें जिसके अंदर मैं समझ रहा हूँ सरकार के साथ साथ इसमें एनजीओ भी अब और ज्यादा मिलकर एक्टिव हों। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया डस्टबिन का, चलिए ठीक है, मैं मान सकती हूँ जो बॉटल्स हैं वो इंसान डस्टबिन में फेंक देगा, लेकिन जो पूजा की सामग्री है जिसको लोग पूजते हैं, अब वो कहते, उनका ये मानना होता है, जो मान्यता है वो ये होती है कि यमुना जी में फेंकेंगे, एक कूड़े में नहीं डालेंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट किस तरीके से निकाला जा सकता है? नहीं, उनके लिए भी एक जगह अलग से हम क्रिएट कर दें कि वो यहाँ पर उसको आर्टिफिशियल तरीके से कुछ इस तरह से कर दे, क्योंकि हर चीज के लिए सब्स्टिट्यूट निश्चित तौर पर अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो कुछ और ऐसे रोल मॉडल है वो आकर इसके बारे में कैंपेन करें, इसके बारे में काफी बात करें, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर भी, लोगों की सोच के अंदर भी जो है वो बदलाव आना शुरू होगा। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं काम ग्राउंड लेवल पर चल ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब ऑलरेडी एक छोटे से पार्ट पे ही हमें काम करना है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ साइंटिफिकली बॉडीज और जो भी अदर बॉडीज है इसके अंदर, अगर हम बात करें कि एमसीडी हो गया, डीडीए हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, और भी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वो सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं रोल आता है, तो सभी को मिलकर काम करना होगा। तो आई थिंक इसको हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे।
बिल्कुल, ये मुहिम है यमुना को साफ करने की और सभी को मिलकर, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हो या फिर आम नागरिक हो, मनुष्य हो, जीव हो, हर किसी को साथ में मिलकर यमुना को साफ करने की ये मुहिम जो है वो छेड़नी होगी। मिलकर यमुना को साफ करना होगा, तभी बदलाव जो है वो दिख पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं लगातार यमुना को लेकर अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाती रहूंगी। मेरा नाम आरजू सेठ है, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली।